आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और माइक ऑन हो चुका है आपके लिए। मैंने आज जिन खबरों पर माइक ऑन किया है, पहली खबर, ट्रंप को तोहफा कबूल है। ट्रंप को गिफ्ट्स बहुत पसंद है और डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं गिफ्ट ईरान से आया है। ईरान का गिफ्ट बहुत स्पेशल है। अब ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हो गए हैं और इसके चलते क्या ये युद्ध रुकवा देंगे डोनाल्ड ट्रंप, आज इसकी बात होगी। इसी के साथ आज जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, ट्रंप का दावा लेकिन ईरान का तमाचा। ईरान तमाचा जड़ रहा है अमेरिका को। ईरान कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप खुद से बात करते हैं, क्योंकि ईरान में किससे बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ झूठ परोस रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जहां जीत का दावा कर रहे हैं, ईरान कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बीमार है। आज इस पर भी बात होगी। इसी के साथ जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, क्या भारत युद्ध रुकवा सकता है? यहां भारत में ईरान के राजदूत ने बहुत बड़ा बयान दिया है भारत को लेकर। युद्ध को रुकवाने की क्षमता भारत के पास है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने जो फोन किया उसके मायने क्या है? भारत क्या हस्तक्षेप करेगा इसमें? आज इस पर भी माइक ऑन है। इसी के साथ माइक ऑन इस खबर पर भी कि रोकनी थी जंग, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए हॉर्मुज भी बंद। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि पाकिस्तान जहां जंग रुकवाने के दावे करता है, वहीं उसके जहाज ईरान ने रोक दिए। ईरान कह रहा है जाने नहीं देंगे। उसकी तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाऊंगी और इसी के साथ आज ये भी दिखाऊंगी कि कैसे भारत की राजनीति में बी टीम नहीं, अब एम टीम की एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी अब खुलकर कह रहे हैं हम मुसलमान टीम हैं। इसके मायने यूपी टू बंगाल क्या होगा, इसके बारे में भी आज आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं आज की सबसे बड़ी खबर से। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं भारत के जहाज हॉर्मुज से निकलते हुए, भारत के जहाज जिन्हें हॉर्मुज से निकलने की इजाजत दी गई है। भारत के लिए एंट्री, पाकिस्तान के लिए नो एंट्री है। पाकिस्तान के जहाज को रोक दिया गया है और ईरान ने कह दिया है कि पाकिस्तान का जहाज नहीं जाएगा। यानी जहां भारत के जहाजों के लिए एंट्री है, वहां पाकिस्तान के जहाजों के लिए नो एंट्री है। लेकिन ये हो कैसे रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम बातचीत करा रहे हैं, हम मध्यस्थता करा रहे हैं, लेकिन तब भी उनको नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है आज की। मैं ये दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। जंग के बीच भारत सरकार का जो बड़ा दावा आया है वो भी आपको बता देती हूं। भारत सरकार कह रही है जंग के बीच कि अभी और जहाज हॉर्मुज से भारत आएंगे। हॉर्मुज से 5 और जहाज भारत आ सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं। थोड़ी देर पहले सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक के बाद किरेन रिजिजू ने ब्रीफ किया और उन्होंने कहा है कि जंग के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है कि हमारे और जहाज भी हॉर्मुज के रास्ते भारत वापस आ रहे हैं। क्या यह कूटनीतिक जीत है? इसके बारे में भी आप सोचिए, तय करिए। लेकिन यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? इधर भारत के जहाज आ रहे हैं, उधर पाकिस्तान तो दावा कर रहा है कि उसने जंग सुलझा दी। ईरान अमेरिका के बीच पंचायत करने चल रहे थे मुनीर। पाकिस्तान मध्यस्थ बनने की पेशकश कर रहा था और ईरान ने हॉर्मुज से पाकिस्तान जहाज को ही उल्टा खदेड़ दिया है। जो खबर मैं आपको दिखा रही थी, जहाज को समुद्री रास्ते से गुजरने की इजाजत ही नहीं दी। सेलेन नाम का जहाज सऊदी से कराची जा रहा था। अब हॉर्मुज पर जहाज रुकने से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। मुनीर शहबाज की कूटनीति दुनिया के सामने फेल हो गई। जानकारी के मुताबिक जहाज में खाने का सामान भरा हुआ था, लेकिन उसे भी मना कर दिया गया, नो एंट्री है आपके लिए। तो जहां पर इसी मंसूबे, इसी बात पर उड़ रहा था पाकिस्तान के हम जंग सुलझाने चल रहे हैं, कैसे जहाज भी रोक दिया गया, वो आपको तस्वीर दिखा रही हूं। मैं आपको बता दूं कि इस जंग के बीच अमेरिका को भारत से उम्मीद। ये ऑल आइज इस वक्त ऑन भारत में क्यों कह रही हूं, ये जरा बड़ी खबर आप जान लीजिए। बड़ी खबर यह है कि जंग के बीच ईरान अमेरिका को भारत से उम्मीद है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। भारत में ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली ने क्या बात कही? मोहम्मद फताली कह रहे हैं कि संतुलित विदेश नीति के चलते भारत की एक खास स्थिति है। खास स्थिति है भारत की, इसे फुल फ्रेम ले लीजिए। भारत के सभी के साथ ऐतिहासिक रणनीतिक संबंध है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कल पीएम मोदी को फोन किया था और दोनों के बीच पश्चिम एशिया संकट पर बात हुई थी।
पीएम मोदी ने कहा था कि भारत तनाव घटाने के पक्ष में है, हॉर्मुज खुला रहना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। तो आज बड़ी खबर आपको बता रही हूं, भारत में ईरान के राजदूत कह रहे हैं कि भारत के प्रयास काम आ सकते हैं। भारत की छवि दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है, यानी उसको मानते हैं दूसरे देश। मैं आपको बता दूं एक और डेवलपमेंट, पश्चिम एशिया के हालात पर हुई सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है, मैंने हॉर्मुज की तस्वीर आपको दिखाई। सर्वदलीय बैठक, विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया, इसे जरा सुनिए। हम पाकिस्तान की तरह एक दलाल देश नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में सारे दलों को ब्रीफिंग दी, हालात की जानकारी दी और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि हम उनकी तरह दलाल देश नहीं है। पाकिस्तान की मध्यस्थता के मुद्दे पर जयशंकर ने यह बात रखी है। अब ये बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं इसीलिए इसके बारे में बात कर रही हूं क्योंकि इसको लेते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, इंडिया विल नॉट एक्ट एज अ मिडलमैन और अ दलाल नेशन इन ग्लोबल डिप्लोमेसी, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति है उसमें हम ना तो मिडलमैन है और ना ही दलाल देश की तरह हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त पूर्व राजनयिक प्रभु दयाल जी जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान से आरजू काजमी जी जुड़ रहे हैं। मैं सीधे पहले ये इस बात को समझना चाहूंगी प्रभु दयाल जी, इसका मतलब क्या है, वी विल नॉट एक्ट लाइक अ दलाल नेशन, हम दलाल नेशन की तरह काम नहीं करेंगे, सीधे पाकिस्तान के लिए बोला है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। देखिए, पाकिस्तान जो है वो हमेशा से दलाली करता आ रहा है, उसके खुद तो औकात कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान ने कुछ अचीव नहीं किया है और वो कोशिश करता है कि किसी भी टेढ़े मेढ़े तरीके से उसकी जो औकात है वो लोग उसको बढ़ाने की कोशिश करें और उसकी पूछ हो, लेकिन पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में वो मीडिएट करे। वो अमेरिका के दलाली कर रहा है, अमेरिका के जो दिखाए हुए रास्ते पर, अमेरिका के इशारों पर चल रहा है, क्योंकि जो ये रजीम है पाकिस्तान में, ये कोई डेमोक्रेटिक रजीम तो है नहीं कि जो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के लीडर इमरान खान, उनको तो जेल में बंद कर दिया, उनको जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। और जो वहां पर सिस्टम बना हुआ है, एक आर्मी लेड फील्ड मार्शल फॉर लाइफ आसिम मुनीर और उनके पिट्ठू जो है शहबाज शरीफ, ये अमेरिका के इशारे पे चलते हैं, तो वो अमेरिका के लिए दलाली कर रहा है पाकिस्तान। कोई ऑनेस्ट मीडिएटर नहीं, ये नहीं कि कोई वाकई में मीडिएट ऑनेस्टली करेगा बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, ये अमेरिका के जो इशारों पर खेल रहा है और इसी बात को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया। जो बात आप प्रभु दयाल जी कह रहे हैं, मैं जरा आरजू काजमी जी के पास जा रही हूँ। आरजू जी, इस बात पर आप कई बार बातें रख चुकी हैं कि कैसे पाकिस्तान वही करता है जो अमेरिका कहता है। अब ये चर्चा पाकिस्तान में भी है, आज इसकी चर्चा ये हो रही है कि आप लोग ये कहते रह गए कि युद्ध हम में मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने जहाज रोक दिए ईरान ने हॉर्मुज में। देखिए, ईरान ने कौन से जहाज रोक दिए, इस बारे में खबर जो है वो सिर्फ अभी तक इंडियन मीडिया तक ही है। अभी कोई और पाकिस्तान का मीडिया या कोई और इंटरनेशनल मीडिया पर ये न्यूज़ नहीं आई है। मैंने कई बार चेक किया है क्योंकि मैं जानना चाह रही थी कि ऐसा क्यों हुआ है, तो अभी डिटेल्स ऐसी आई नहीं है हमारे पास और ये सारी खबर जो है वो सिर्फ इंडियन मीडिया पर चल रही है, तो मैं उसके ऊपर तो नहीं बात कर पाऊँगी कि क्या हुआ है, क्योंकि जाहिर है कि जब तक ये खबर किसी और मीडिया में नहीं आ जाती, कहीं इंटरनेशनल मीडिया पे, कहीं और अमेरिका से या BBC में या पाकिस्तान के किसी चैनल पे, तब तक मेरा ख्याल है इस पे कुछ कहना जो है वो सही नहीं होगा। लेकिन कंट्री वाली बात कही है, मैं इस पर आपका एक रिएक्शन इसलिए चाह रही हूँ आरजू जी, क्योंकि इस पर आपने कई बार कहा है कि हम वही करते हैं, सरकार वही करती है जो अमेरिका कहता है हमें करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, सरकार हमारी बिल्कुल वही करती है जो अमेरिका करने के लिए कहता है, क्योंकि अमेरिका का पूरा होल्ड है। अमेरिका ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को ऑर्डर करता है बल्कि गल्फ कंट्रीज़ को भी ऑर्डर करता है। जिस वक्त पाकिस्तान को लोन चाहिए होता है अगर सऊदी अरब से या किसी से, तो जब तक अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल या चिट्ठी मिल जाती तब तक पाकिस्तान को सऊदीया भी लोन नहीं देता, जो कई बार हम इससे पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब सऊदी अरब से कहा गया कि बैंक में 3 बिलियन या 5 बिलियन रखे जाएं, तो जब तक अमेरिका से ओके नहीं मिला सऊदीया को, तो सऊदीया ने नहीं किया। इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो भी स्टेप उठा रहा है वो तमाम के तमाम वो हैं
जिससे कि अमेरिका को खुश किया जा सके, लेकिन साथ ही साथ ये ईरान के साथ भी कोई झगड़ा नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो भी इनको बहुत भारी पड़ सकता है। क्योंकि आपने देखा ही है कि गल्फ कंट्रीज और बाकी जगह पर ईरान ने जिस तरह से अटैक किए हैं, उसको देखते हुए ईरान के साथ भी ये दोस्ती दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो काम कर रहे हैं जिससे अमेरिका खुश रहे। आरजू जी, आपने जो बात कही है मेजर जनरल सिवाच, में एक रिएक्शन आपसे लूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त एक दिया गया और ये ऑल पार्टी मीटिंग में ब्रीफ करते हुए जयशंकर जी ने दिया है। क्योंकि ये मध्यस्थता की जो बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान कह रहा है हम मध्यस्थता करा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में हम इस तरह के मिडिल मैन की या फिर एक दलाल देश की तरह नहीं एक्ट कर सकते हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ देखो सुचिता, इसमें कोई शक नहीं है, भारत जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश है, जिसको वर्ल्ड की डिप्लोमेसी में एक प्रकार से आपको हो कि हर देश के साथ भारत के अच्छे रिलेशन है। अगर आज की तारीख में भारत के रिलेशन अमेरिका से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं। भारत से ज़्यादा बेटर देश कौन हो सकता है, जो कि इस समय जब इस देश के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और ये लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारत से ज़्यादा कोई अच्छा देश नहीं कि इसको मीडिएशन करा सकता, बातचीत करा सकता। उसके 3 रीजन है। एक रीजन तो यह है भारत के रिलेशनशिप तीनों से अच्छे हैं। दूसरे, भारत के प्रधानमंत्री की जो लीडरशिप है वो काबिले तारीफ है। वो 20 साल से गवर्नमेंट, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है पूरे देश के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं। बिल्कुल। तीसरी बात यह है हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप देखें पाकिस्तान की बात करें, जो मैं बताऊं पाकिस्तान क्यों दलाल बोला जाता है, पाकिस्तान को ईरान बिलीव नहीं करता, इजराइल नहीं चाहेगा को, अमेरिका भी कहता है कि जो 1.1 में, मैं यही बताऊंगा सुचिता सुने, $33 बिलियन वो कहते हैं जो पैसा हमने पाकिस्तान को दिया, वही पाकिस्तान ने पैसा वो तालिबान को दिया जो वो अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रहा था। तो पाकिस्तान का असली सर, मैं एक बार जरा जो बात आप कह रहे हैं मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक सर्वदलीय बैठक थी। उस सर्वदलीय बैठक में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रीफिंग दी, और जो दावे बार बार पाकिस्तान कर रहा है कि मध्यस्थता कराने की बात है, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, उस पर सीधे सीधे एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया विल नॉट एक्ट एज अ मिडिलमैन। दलाल देश की तरह हम ग्लोबल डिप्लोमेसी में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सवाल वहां पर पूछा गया कि क्या पाकिस्तान एक इंटरमीडियरी की तरह अमेरिका और ईरान के बीच में काम कर रहा है। ये बड़ा साफ बात है कि जिस तरह की ये बातचीत हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये बात आपने खुद पाकिस्तान पत्रकार से सुनी कि जो अमेरिका कह रहा है उसमें हाँ में हाँ मिलाना, ये स्टैंड भारत का नहीं है। ये ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत इसके लिए नहीं जाना चाहता है। तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, दलाल देश की तरह काम नहीं करेगा भारत। ये सर्वदलीय बैठक में बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हम जंग जीत गए। जंग के 26वें दिन वो सीधे अपने व्हाइट हाउस में बैठकर ये दावा करते हैं। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि अगर जंग जीत गए तो ईरान हमले क्यों कर रहा है, ईरान बार बार डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत को नकार क्यों रहा है, क्योंकि ये दावा डोनाल्ड ट्रंप का है। लेकिन ईरान का दावा क्या है वो भी आपको दिखाती हूं। ईरान सीधे कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो खुद से बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप किससे बात कर रहे हैं हमें नहीं पता है। डोनाल्ड ट्रंप किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो खुद से बात कर रहे हैं। दोनों वर्जन्स देखिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम जंग जीत गए हैं, ईरान कह रहा है ये किससे बात कर रहे हैं हमें नहीं पता है। अब सवाल ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में बात कर रहे हैं, वो कोई डील कर रहे हैं, उन्हें तोहफा मिल रहा है, तो वो बात किससे कर रहे हैं। आज जरा फिर से इसे चलाइए। मैं सीधे पूछ रही हूं कि ईरान में वो बात किससे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक करके आपको चेहरे दिखा रही हूं। सबसे पहले सुप्रीम लीडर मोस्तफा खेमेनी, इनसे बात कर रहे हैं क्या, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर तो यही है। कोई सीधे सीधे सिरे से खारिज कर दिया गया कि मोस्तफा खेमेनी ने कोई ट्रंप से बात नहीं की है। अब मसूद पेजेश्कियान है जो राष्ट्रपति है ईरान के, क्या डोनाल्ड ट्रंप इनसे बात कर रहे हैं। पेजेश्कियान रोज बयान दे रहे हैं कि ईरान अपने लिए लड़ता रहेगा। ऐसे में मसूद पेजेश्कियान भी डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा चेहरा आपको दिखाती हूं, ट्रंप किससे बात कर रहे हैं। अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री है ईरान के, वो भी दम भर रहे हैं कि ईरान के हमले जारी रहेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप इनसे भी बात नहीं कर रहे हैं। अब चौथा चेहरा आपको दिखाती हूं,
इनके अलावा अहमद वहीदी जो कि IRGC के रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हैं, वो लगातार अपनी फोर्सेस को अमेरिका पर बेसिस पर हमला करने के निर्देश दे रहे हैं। तो इनसे भी बात नहीं कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप आखिर बात किससे कर रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मेरी बात भी हो रही है, हम जंग भी जीत गए हैं और हम जल्द इसका ऐलान कर देंगे। अब सीधी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप जब जीत की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम जिनसे बात कर रहे हैं उन्होंने हमें तोहफा भेजा है, और वो तोहफा इतना शानदार है कि उससे पता लग गया कि हम ईरान में बैठे सही लोगों से बात कर रहे हैं। अब ईरान का भेजा हुआ ये सीक्रेट तोहफा आखिर है क्या? जरा सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. तो आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उनको गिफ्ट मिला है और उन्हें गिफ्ट बहुत पसंद आया है। अब बात यह है कि ये गिफ्ट है क्या? तोहफा तेल और गैस से जुड़ा हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप को मिला। अब सिर्फ यही उन्होंने बताया। अब इस तोहफे को लेकर रहस्य इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि तोहफे के बारे में कि तोहफा है क्या, लेकिन उन्होंने कहा बहुत शानदार तोहफा मिला है मुझे ईरान की तरफ से। इसी के साथ आपको ये भी बताऊं कि इस तोहफे को लेकर इसकी टाइमिंग सोचिए। ईरान से तनाव के बीच ये तोहफा डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, जो तोहफा उन्हें बहुत पसंद आया है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि तोहफा देने वाला कौन है, क्योंकि वो चेहरा अभी तक सामने नहीं आया। अब इसके मायने समझिए। अगर ये तोहफा डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया और उन्हें पसंद आया है तो इसके मायने सीधे ये हैं कि ईरान नरमी के संकेत दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को मिला तोहफा आखिर है क्या? क्या जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा? क्या हॉर्मुज पर अमेरिका को फुल कंट्रोल मिल जाएगा? क्या हॉर्मुज पर अमेरिका के साथ डील हो गई? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी वार्ताकारों ने अमेरिका का तेल और गैस से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि तोहफा हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। ट्रंप सीधे कह रहे हैं कि इस तोहफे की वजह से उन्हें साफ पता चल रहा है कि वो ईरान प्रशासन में सही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए, समझौते के लिए बेताब है। तो ये तोहफा क्या है? ये दुनिया सोच रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे पसंद हैं, और ये तोहफा कौन सा मिला है, वो किससे बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका से सीधे जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो ये जंग जीत गए हैं, तो वो 15 पॉइंट वाली डिमांड लिस्ट भी सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 15 डिमांड की लिस्ट ईरान को भेज दी है। अब उसमें क्या क्या बातें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका चाहता है। 1 महीने के लिए युद्ध रोक दिया जाए, 1 महीने के लिए, अभी पूरा युद्ध रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी परमाणु क्षमताएं ईरान खत्म कर दे, एटम बम न बनाने का भी वादा करे कि वो आगे एटम बम नहीं बनाएगा। ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट रोक देगा। संवर्धित यूरेनियम जो उन्होंने एनरिच यूरेनियम है जिससे परमाणु बनता है, IAEA को वो सौंप देगा। और नतांज, इस्फहान और फोर्डो जो परमाणु साइट्स है उनको भी बंद कर देगा। वो ये भी कह रहे हैं कि हर परमाणु जानकारी IAEA से वो साझा करे, ये भी उनकी डिमांड लिस्ट में है। जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं उनका पैसा और हथियार बंद करते हैं। प्रॉक्सी नेटवर्क्स कौन से हैं? हिजबुल्ला, हूती, हमास, इनसे संपर्क पूरी तरह से तोड़ दे। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट कभी बंद नहीं होगा। आप सोचिए ईरान क्या ये मानेगा? हॉर्मुज स्ट्रेट कभी बंद नहीं होगा। मिसाइलों की संख्या और रेंज भी सीमित कर दे, यानी कि उनके सारे हथियार एक तरह से खत्म करने की बात वो कर रहे हैं। मिसाइलें सिर्फ आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए होंगी। ईरान शर्तें माने तो प्रतिबंध भी हटा देंगे, ये भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सिविल न्यूक्लियर सेंटर में मदद करेंगे और फिर से
पाबंदी का खतरा हटाएंगे, यानी वो जो बार बार संकट और सैंक्शंस ईरान पे सालों से लगे हुए उन्हें भी हटाने की वो बात कर रहे हैं। तो ये है उनकी डिमांड लिस्ट जो ईरान को सौंपी है। मैं फिर कह रही हूं, वो चेहरा कौन है जिससे ईरान में वो बात कर रहे हैं, किसे थामी गई है ये डिमांड लिस्ट? क्योंकि अमेरिका ने ईरान को ये लिस्ट पकड़ा दी, लेकिन इसके बाद ट्रंप जब कैमरे पर आए तो रिपोर्टर्स ने शर्तों के बारे में सवाल किए, तो ट्रंप ने 3 पॉइंट गिनाए और तीनों एक ही बात दोहराई, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट यानी परमाणु निरस्त्रीकरण। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। So you said there's many points of agreement with Iran right now. Many. What can you give us a Many, like 15 points. 15 points. Iran has said yes. Well, they're not going to have a nuclear weapon. That's number one. That's number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear They weapon. said yes. तो एक तरफ ट्रंप शर्तों वाली चिट्ठी भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान है जो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। तस्वीर देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है। ईरान ने अपनी क्रूज मिसाइल दाग दी है अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत पर। ये तस्वीरें सामने आई, जरा ये भी देखिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला ईरान ने किया है। अमेरिका के जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को अजेय समझा जाता है, ईरान ने उस पर एक बार फिर क्रूज मिसाइल से हमला किया। ईरानी सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे भी इस पर हमले कर सकते हैं। तो ये हमला अगर ईरान कर रहा है तो वेयर इज द डील? डील कहां है? यूएसएस अब्राहम लिंकन और इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरान का ताजा हमला। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर नहीं, अमेरिका के गुरूर पर हमला है। इस समंदर में सुपर पावर को ईरान का सबसे बड़ा चैलेंज है। ईरान ने अमेरिका के न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। साथ ही ये भी चेतावनी दे दी कि अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप के जहाज जब जब उसकी रेंज में आएंगे तब तब इसी तरह बारूदी प्रहार किया जाएगा। दुश्मन की अब्राहम लिंकन फ्लीट की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। दुश्मन के बेड़े जैसे ही हमारी मिसाइल सिस्टम के रेंज में आएगा, ईरानी नेवी इस पर विनाशकारी हमले करेगी। ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर यह हमला कादर एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से किया है। इस हमले में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को कितना नुकसान हुआ, ये सामने आना बाकी है। हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरानी हमले का ये पहला मामला नहीं है। अमेरिका की समुद्री शक्ति के सबसे बड़े पहरेदारों में गिने जाने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरान ने 2 हफ्ते पहले भी इसी तरह हमला किया था, लेकिन तब अमेरिका ने झूठ बोलते हुए उसके दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। खुद ट्रंप ने ईरान पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया था। They showed all sorts of things happening in the last 2 weeks that never happened. Between their kamikaze boats that don't exist, between blowing up the aircraft carrier, one of the great ships in the world, the Abraham Lincoln, on fire. They showed it on fire. I called the general. I said, General, what's with the Abraham Lincoln? It looks like it's burning down. No, it's not burning down. Not a bullet was ever fired at it, sir. They know better. I said, this is my first glimpse of AI and what they've done. हालांकि अब राष्ट्रपति ट्रंप खुद मान रहे हैं कि ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 2-4 नहीं 101 मिसाइलें दागी थी। They shot 100 missiles
at one of our aircraft carriers, the Abraham Lincoln, one of the biggest ships in the world, actually. And out of 101 missiles shot, every single one of them was knocked down in the sea. Think of that. वैसे अमेरिका की तरफ से पहले इनकार और बाद में इकरार का ये इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब ट्रंप और उनके मंत्रियों ने जो कहा अगले ही पल उससे पलट गए। अब ये भी जान लीजिए कि अपनी बातों से कब कब अमेरिका पलटा है। 12 मार्च को कहा कि हम ईरान से जंग जीत गए हैं। 15 मार्च को युद्ध में नेटो से मदद मांगी। सवाल है कि जब अमेरिका 12 मार्च को ही जंग जीत चुका था तो नेटो से मदद मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? अब ट्रंप एक बार फिर वही कर रहे हैं जो करते रहे हैं। 24 मार्च को ट्रंप ने एक बार फिर युद्ध जीतने का दावा किया, लेकिन अगले ही पल ट्रंप ने ईरान को 15 शर्तों की फहरिस्त थमा दी। जब जीत हो ही गई तो इस लिस्ट की जरूरत क्या थी? इसलिए सवाल है कि क्या ईरान से युद्ध को लेकर ट्रंप कंफ्यूज हैं? अब इस जंग में अमेरिका की हालत ऐसी हो गई है कि ना तो वो पीछे हट सकता है और ना ही जीत घोषित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बयान तो देते हैं, कहते हैं अमेरिका जंग जीत गया, लेकिन ईरान ट्रंप के इन दावों को खारिज कर देता है, फिर अटैक करता है, जिससे ट्रंप के दावों पर ही सवाल उठ जाते हैं। आखिर ये कौन सी जीत है? ईरान समझौते के लिए तैयार है, कह रहा है अमेरिका, लेकिन ईरान कह रहा है समझौता नहीं, अपनी हार कहिए इसे, ये आपकी हार है, अमेरिका की हार है, ये कह रहा है। अमेरिका सीधे सीधे जीत के दावे करता है, लेकिन ईरान उन दावों पर एक तरह से तमाचा जड़ देता है। Air Force left. They have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. And we'll see what happens. तो एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए तैयार है, कोई लीडर नहीं बचा है, दावा कर रहे हैं अमेरिका जीत गया, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिकी सेना की 82nd एयरबोर्न डिवीजन को इस इलाके में तैनात किया गया है, जिसमें कुछ कमांडिंग यूनिट्स और कुछ ग्राउंड फोर्सेस शामिल हैं। सवाल है कि जब सब अमेरिका के कंट्रोल में है तो फिर इतने सैनिकों की तैनाती क्यों हो रही है? अगर अमेरिका जंग जीत ही गया है तो क्यों अपने सैनिकों को वापस नहीं बुला रहा है? क्यों मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाता जा रहा है? जरा ये भी देखिए, फुल दिखाइए इसे। तो एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान, जो अब वीडियो जारी कर चेतावनी दे रहा है। आईआरजीसी कमांडर धमकी दे रहे हैं कि किसी भी खतरे और हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, हम किसी से डरते नहीं। आईआरजीसी के सभी जमीनी बल पूरी तरह से तैयार है। अब ये एक वीडियो वॉर शुरू हो गई है, जिसमें एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जीत हमारी हुई है, तो दूसरी तरफ ईरान भी वीडियो जारी कर रहा है। ट्रंप के बातचीत वाले दावों के बीच ईरान और घातक हो गया। ईरान ने एक साथ कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और इजराइल पर मिसाइलों की 80वीं लहर दाग दी है। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने ऐलान किया कि इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ अटैक जारी रहे। अमेरिका और ईरान में होगी जमीनी लड़ाई? क्या जीत के दावे के बाद भी हमला करेगा अमेरिका? क्या इस जंग में सीज फायर के दावे के बाद खुलेगा तबाही का नया चैप्टर? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी सैनिकों की मिडिल ईस्ट में भारी तैनाती के बाद ईरान ने ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है, धमकी दे दी है कि अमेरिकी F-35 गिराने से आसान होगा अमेरिकी सैनिकों को मारना। ईरान
ईरान के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी अली अकबर अहमदियान ने अमेरिकी सेना को चेतावनी देते हुए कड़ा बयान जारी किया। लिखा कि हम सालों में अमेरिकियों के इन क्षेत्रों में प्रवेश का इंतजार कर रहे थे। 20 साल से इस खास पल के लिए अभ्यास किया जा रहा है। अब अमेरिकी सैनिकों के लिए हमारा एक ही संदेश है, हमारे करीब आओ। ईरान के इस रुख से साफ है कि भले ही अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ईरान अब भी उसे ललकार रहा है। तभी तो ट्रंप के समझौते वाले बयान पर ईरानी सेना सीधा पलटवार कर रही है। साफ कह रही है कि अमेरिकी अपनी हार को समझौता न कहे। जिस रणनीति शक्ति का आपने बखान किया था, वो रणनीति पराजय में तब्दील हो गई है। अगर दुनिया की तथाकथित महाशक्ति इस संकट से बच सकती तो अब तक बच चुकी होती। अपनी पराजय को समझौता मत कहिए। ईरानी सेना ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरीके की आक्रामकता दिखाई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। IRGC ग्राउंड फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट मोहम्मद कर्मी ने खुजेस्तान प्रांत में तैनात सैन्य इकाइयों का पहला दौरा किया और फिर अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी दी। कहा कि हम दुनिया की किसी भी ताकत से डरते नहीं हैं, हमारी सैन्य शक्ति अपने चरम पर है। उधर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य तैनाती पर अमेरिका को करारा जवाब दिया है। संदेश दिया कि हम इस क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियों, विशेषकर सैन्य तैनाती पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जनरल ने जो बिगाड़ा है उसे सैनिक ठीक नहीं कर सकते। अपनी भूमि की रक्षा करने के हमारे संकल्प की परीक्षा मत लो। हम स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि ये हमारी इच्छा है। कोई भी स्थिति पहले जैसी नहीं होगी। ये इच्छा तभी साकार होगी जब ईरानी राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार आपके गंदे दिमाग से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक तरफ ईरान आक्रामक है तो दूसरी तरफ ट्रंप के दावों पर भी तंज कस रहा है। ट्रंप के ईरानी नेताओं से बातचीत वाले दावे पर आईना दिखा रहा है। आपके वादे का युग समाप्त हो गया है। आज दुनिया में दो मोर्चे हैं, सत्य और असत्य। अब आपका संघर्ष आपस में बातचीत के चरण तक पहुंच गया है। साफ है, बारूदी जंग के साथ साथ अमेरिका और ईरान में जुबानी जंग भी तेज है। सवाल है कि क्या ये जंग बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन में बदलने वाली है? और सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर किससे डील कर रहे हैं, क्योंकि बात तो सिर्फ लड़ाई की हो रही है। ट्रंप की बातचीत वाले दावों के बीच ईरान और घातक हो गया है। ईरान ने एक साथ कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और इजराइल पर मिसाइलों की अपनी 80वीं लहर दाग दी। IRGC ये ऐलान कर चुका है कि इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद जो अमेरिकन बेसेस हैं उन पर हम लगातार हमले करते रहेंगे। और ये हमले देखिए इसी तरह हो रहे हैं। अब एक और तस्वीर देख लीजिए, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां ईरान के हमले से जो नुकसान हुआ वो भी देखिए। ईरान एक तरफ हमले कर रहा है, दूसरी तरफ उसने 6 शर्तें रख दी हैं जो अमेरिका के लिए मानना बहुत ही मुश्किल होगा। अब या तो ईरान ने ऐसा जानकर किया है, जानते बूझते, या फिर वाकई वो पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका को पीछे खदेड़ना चाहता है। ये आप तय करिए। ईरान ने साफ कर दिया कि वो युद्ध विचार की चर्चा में तभी शामिल होगा जब उसकी कुछ बुनियादी शर्तें मानी जाएंगी। पहली शर्त, खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस को बंद करने की मांग है, यानी पूरे अमेरिकी बेसिस बंद हो जाए। ये करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी, ईरान चाहता है युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। तीसरी शर्त, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर नया अधिकार। ईरान चाहता है कि उसे हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस वसूलने का कानूनी अधिकार मिले, यानी आप जा रहे हैं, आप फीस दे रहे हैं। चौथी मांग, ईरान चाहता है उसे गारंटी दी जाए कि युद्ध दोबारा शुरू नहीं होगा, यानी फिर से अमेरिका इस युद्ध को शुरू नहीं करेगा। और लेबनान में हिजबुल्लाह पर हो रहे इजरायली हमले पूरी तरह से रुकेंगे। पांचवी मांग, ईरान पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाए। और छठी मांग, ईरान ने स्पष्ट किया कि वो अपने मिसाइल कार्यक्रम को बरकरार रखेगा और इसे सीमित करने के लिए किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। मतलब मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा। तो ये भी बात ईरान ने कही है। अब क्या ये मानेगा अमेरिका? एक तरफ युद्ध विराम के लिए 6 शर्तें, तो दूसरी तरफ ईरान ने इराक के इरबिल में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया।
मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, एक के बाद एक कई मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर दागी गई। ईरानी मिसाइलों ने इरबिल के एक होटल में तबाही मचाई और इसी होटल में अमेरिकी सैनिक रुके हुए थे। यहीं जाकर इन्होंने हमला किया है। इन्हें पता था, जानकारी थी कि अमेरिकी सैनिक यहाँ होंगे। अमेरिकी दूतावास और बेस पर भी उन्होंने अटैक किया है। तो ईरान लगातार हमले कर रहा है और ट्रंप कह रहे हैं युद्ध विराम होने वाला है, बातचीत चल रही। तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे कह रहे हैं कि बातचीत चल रही? सवाल है, क्या ये जंग ट्रंप के हाथों से निकल गई है? क्या ट्रंप एस्केलेशन ट्रैप में फंस गए हैं? रिपोर्ट है कि ईरान युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। सरेंडर से तो पहले ही वो इनकार कर चुका है। अब ईरान की जो लीडरशिप है वो लगातार आक्रामक बयान दे रही है, अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रही है। ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि ईरान लंबे समय तक इस युद्ध को झेल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ऐसी स्थिति बनाना चाहता है जिससे वो अपने लिए शर्तें तैयार कर सके। यानी अगर आप ऐसे युद्ध में घिर जाएंगे जहां पर आपके पास पीछे निकलने का प्लान नहीं है, तो आप सामने वाली की शर्तें मानेंगे, और ईरान यही कर रहा है। वो जंग को इसीलिए जारी रखना चाहता है ताकि ये जंग बाकी देशों के लिए बहुत ज्यादा महंगी हो जाए और वो सब मजबूर करें अमेरिका को कि आप समझौता कर लीजिए। अब ईरान अमेरिका को झुकाने की कोशिश कर रहा है, उसकी पूरी कोशिश ये है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ट्रंप के लिए ईरान का ये ट्रैप अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, बल्कि उसमें ट्रंप चारों ओर से घिरते जा रहे हैं। अब अगर ट्रंप घिर रहे हैं, नतीजा ये होगा कि दबाव के कारण ट्रंप अपने फैसले बार बार बदल रहे हैं। कभी कहते हैं युद्ध जीत गए, कभी कहते हैं हमारी बातचीत हो रही है, कभी वो तोहफे का जिक्र करते हैं, कभी बताते नहीं तोहफा किसने दिया और क्या तोहफा दिया। ट्रंप जो चाहते हैं वो ईरान में नहीं हो रहा है। ऐसे में अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए स्थिति और गंभीर हो जाती है। ट्रंप के ऊपर बड़े कदम उठाने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है और इसे ही एस्केलेशन ट्रैप कहते हैं, क्योंकि ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाते तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल और कड़ा कर देंगे। पूरी दुनिया में संकट खड़ा होगा जिसका दबाव ट्रंप पर ही पड़ेगा। अब मैं आपको किम जोंग की एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। किम जोंग उन ने कुछ दिन पहले कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स, ये देखिए, ये अपनी कुछ उन्होंने मिसाइल्स का टेस्ट फायरिंग की। इससे पहले उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल एक तरह से उसकी भी प्रदर्शनी करने की कोशिश की, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना किम जोंग उन ने पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की और खासकर अमेरिका को सीधी चुनौती दी। नॉर्थ कोरिया की संसद में किम जोंग उन ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा अमेरिका को आतंकवादी देश करार दे दिया। कहा कि ये तो आतंक फैलाता है, हम परमाणु हथियारों को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा परमाणु बम रखने का फैसला तो बिल्कुल सही था। ईरान पर हमले ने हमें सही साबित किया। देश की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार कितने जरूरी हैं, ये ईरान की हालत देखकर पता चल रहा है। किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका दुनिया में आतंक फैला रहा है और जीत मजबूत ताकत से तय होती है, ये सबने देख लिया है। हम अपनी परमाणु ताकत को और मजबूत करेंगे और इसी तरह से अमेरिका को रोका जा सकता है। तो ये बड़ी बात किम जोंग उन ने कही और ये संदेश सिर्फ उन्होंने अमेरिका को नहीं दिया, शायद पूरी दुनिया के देशों को दिया है और ये बता दिया है कि ताकत इसीलिए जरूरी है कि दूसरा सामने वाला देश आप पर हमला करने की जुर्रत न करे।